हेलो डियर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र, पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 का इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इसमें सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को व्याख्या करें। तो इसको हम डिटेल से बताएंगे और इसमें जितना भी बताएंगे सभी पॉइंट को आपको याद कर लेना है। प्रस्तावना, तो देखिए, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें समय समय पर बदलती परिस्थितियां के अनुसार सुधार और परिवर्तन की गुंजाइश रखी गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368। संशोधन का प्रस्ताव, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह प्रस्तुत किसी मंत्री या अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता केवल कुछ विशेष मामलों में होती है, जैसे कार्यपालिका से संबंधित संशोधन। दूसरा पॉइंट है विशेष बहुमत से पारित होना। संशोधन प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में निम्न विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना जरूरी रहता है। तीसरा पॉइंट है दूसरे सदन द्वारा पारित होना। प्रस्ताव के दूसरे सदन द्वारा भी उपयुक्त विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। और इसमें देखिए, यदि दूसरे सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इसे पारित नहीं किया जाता है तो यह प्रस्ताव पुनः पहले सदन में पारित करके भेजा जा सकता है। यदि दूसरा सदन इस पर 6 महीना के भीतर निर्णय लेता है तो भले ही संशोधन स्वीकार न करे तब भी पहले सदन द्वारा पुनः पारित प्रस्ताव पर्याप्त माना जाएगा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा। चौथा पॉइंट में है राष्ट्रपति की स्वीकृति और ये इसको आप देख लीजिए। देखिए, संशोधन के प्रकार, साधारण बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत से संशोधन योग्य, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। तो देखिए, ये पहला है ऐसे प्रावधान जिन्हें संसद साधारण बहुमत से बदल सकते हैं, उदाहरण के लिए नागरिकता, राज्य की सीमाएं, लोकसभा में सीटों की पुनर्विन्यास आदि। और दूसरा में है इनके लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत आवश्यक है परंतु राज्यों की स्वीकृति नहीं। उदाहरण, राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, आपातकाल संबंधी प्रावधान। और यहाँ पे विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति आवश्यकता। कुछ प्रावधानों में संशोधन हेतु विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। उदाहरण जैसे संघ और राज्यों की शक्तियां, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 368 में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों का सविस्तार वर्णन करें। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग इतना में अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। इन प्रावधानों का उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और स्थिरता को बनाए रखना है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद
52 यह कब लगाया जाता है? तो देखिए, जब राष्ट्रपति को यह संतोष है कि भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा निम्न कारणों से खतरों में है, जैसे युद्ध, ब्रह्म आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इस सब होता है, तब यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। और दूसरा में है, देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति को यह संतोष होता है कि किसी राज्य में संवैधानिक मशीन में विफल हो, तब यह अर्थात राज्य सरकार संविधान के अनुसार चल रही है। और देखिए, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति को यह संतोष है कि भारत या उसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिति या साख होता है। लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर आपातकाल घोषित करते हैं। और देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य सूचना के आधार पर घोषणा करता है। और देखिए, लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की घोषणा करते हैं, घोषणा के 2 माह के भीतर संसद स्वीकृति आवश्यक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक और संघीय विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए, प्रस्तावना में आपको लिखना है, भारतीय संविधान की प्रकृति अद्वितीय है, इसमें संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणालियों के लक्षण विद्यमान है, इसे अक्सर अर्थ संघीय कहा जाता है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, देखिए, राज्य शासन प्रणाली, भारत में केंद्र और राज्य में अलग सरकार होती है और दोनों आपस में अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। देखिए, शक्तियों का विभाजन, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का सविस्तार वर्णन करें। तो इसमें आपको देखिए, भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन भारतीय संघात्मक तत्वों के साथ एकात्मक तत्व भी रखता है, इसलिए इसे अर्धसंघीय या संघात्मक एकात्मक मिश्रित व्यवस्था कहा जाता है। संवैधानिक आधार, भारत का संवैधानिक लिखित है और इसमें केंद्र राज्य संबंधों की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सहयोग एवं संतुलन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की संरचना और कार्यों का वर्णन करें तथा भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। तो देखिए, प्रस्तावना में आपको लिखना है, भारत में लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया है। यह एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और शक्तिशाली संवैधानिक निकाय है। भारतीय चुनाव आयोग की संरचना और कार्य, यहाँ है संरचना और यहाँ है कार्य। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में इसके एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक आयु तक जो भी पहले होता है वो। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होता है। इन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया जैसे के तहत पद से हटाया जा सकता है। और देखिए, चुनावी सुधारों की आवश्यकता, तो इसको आपको पढ़ लेना है। तो तीसरा यूनिट में केवल
5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं और यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आने की काफी उम्मीद है, तो सभी को आपको याद कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।